270 विशेष युद्ध तकनीक डार्क विंड बुलेट। क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो। जब वांग तेंग ने लेई हुई के चेहरे पर अनिच्छा का भाव देखा तो उसने दयालुता दिखाते हुए उसे उत्तर बताने का निर्णय लिया। हाँ, रुको, तुम मर क्यों नहीं गए? उसने तुरंत बात पूछा। वह हैरान रह गया। मरना? लेई हुई ने उसे जवाब देने का कोई इरादा नहीं दिखाया। इसके बजाय वह चिल्लाया और अपने शरीर को नीचे धकेलना शुरू कर दिया। उसके हाथ पंजे में बदल गए और उसने वांग तेंग के सिर को खरोंच दिया। वांग तेंग ने अपनी मुट्ठी उठाए और लेई हुई के पंजे दूर कर दिए। टकराना। एक विशाल बल के कारण लेई हुई को वापस उड़ना पड़ा। लेई हुई को ऐसा लगा जैसे उसके पंजे किसी कठोर धातु की सतह पर लग गए हों। वह वांग तेंग की सुरक्षा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। जबरदस्त ताकत के बावजूद वह हवा में उछला और दोनों पैरों से दीवार पर चढ़ गया। फिर वह दूर भाग गया और बच निकला। वह अब तक पकड़ा नहीं गया था क्योंकि जब भी उसे मौका मिलता था वह भाग जाता था। वह एक डरपोक चूहे की तरह था जो सिर्फ बदबूदार खाई में छिपना जानता था। लाइकेन में बदल जाने के बाद लेई हुई की गति बहुत बढ़ गई थी। वह दीवारों पर ऐसे चल रहा था जैसे जमीन पर दौड़ रहा हो। लेकिन इस बार उसकी मुलाकात उसके दुश्मन वांग तेंग से हुई। आंधी के कदम। वांग तेंग की गति तेजी से बढ़ गई क्योंकि वह लेई हुई की ओर दौड़ा। फक! लेई हुई ने अपने पीछे हवा की आवाज सुनी। वह मुड़ा और उसका चेहरा तुरंत बदल गया। पवन शक्ति उसके पंजों में उलझ गई। जब उसने उन्हें वांग तेंग पर फेंका तो वे तेज ब्लेड में बदल गए। स्लैश! पवन पंख हवा से रगड़ खाते हुए वांग तेंग की ओर आ रहे थे। वांग तेंग ने अपने शरीर को थोड़ा हिलाया और पवन ब्लेड के हमलों से बच निकला। NOWELBEIN.CO एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि लेई हुई ने पवन ब्लेड से उस पर हमला जारी रखा। वह वांग तेंग को धीमा करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वांग तेंग ने हमलों से बचने के बावजूद अपनी गति कम नहीं की। इसके विपरीत वह और तेज हो गया। उनके बीच की दूरी धीरे धीरे कम होती गई। संघर्ष मत करो, ये बेकार है। तुम भाग नहीं सकते, वांग तेंग ने शांति से कहा। लेई हुई ने कुछ नहीं कहा। जब वांग तेंग करीब आया तो वह अचानक पलटा और उसके मुंह से एक हरे काले रंग की रोशनी की गेंद निकली। वे पहले से ही बहुत करीब थे। इसके अलावा वांग तेंग को उम्मीद नहीं थी कि वह अपने मुंह से हमला करेगा। उसका दिल धड़क उठा। लेई हुई के होठों के कोने पर एक भयावह मुस्कान उभरी। धमाका! हरे काले रंग की गेंद बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ी। ये वांग तेंग के शरीर पर गिरी और फट गई। एक पल में हरे काले रंग की रोशनी ने उसे घेर लिया। मेरे हमले से घायल होने पर तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। लेई हुई को थोड़ा गर्व महसूस हुआ। यह उसका तुरुप का पत्ता था। वह इसका इस्तेमाल केवल निर्णायक क्षण में अपने प्रतिद्वंद्वी को मारने के लिए करता था, जब दूसरे पक्ष को इसकी सबसे कम उम्मीद होती थी। हालांकि प्रकाश के बिखरने के बाद उसे आश्चर्य हुआ कि वांग तेंग को कोई चोट नहीं लगी थी। पीली शक्ति की एक परत वांग तेंग की रक्षा कर रही थी। यह एक रक्षा युद्ध तकनीक है। लेई हुई ने अविश्वास में चिल्लाया। उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था? लेई हुई उदास महसूस किया। उसके सभी हमलों का जवाब क्यों दिया गया? यह अजीब युवक कहां से आया? वांग तेंग को कोई चोट नहीं आई। वह अचानक आगे की ओर भागा जबकि लेई हुई सदमे में थी। लेई हुई ने बचना चाहा लेकिन वांग तेंग पहले ही उसके पास आ चुका था। उसे अपनी गर्दन में भयंकर दर्द महसूस हुआ और उसकी दुनिया घूमने लगी। ये रोएदार शरीर किसका है? ये बहुत बदसूरत है। यह विचार लेई हुई के मन में आया और वह बेहोश हो गया। वह अंधेरे में डूब गया। इस बार वह अंधकार की बाहों में लौट गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। विशालकाय शरीर जमीन पर गिर पड़ा। वांग तेंग ने एक कदम आगे बढ़ाया। ये पुष्टि करने के बाद कि वह मर चुका है, उसने राहत की सांस ली। वह आखिरकार मर गया। यह आदमी भागने में माहिर है। लेई हुई की मृत्यु के बाद कुछ विशेषता बुलबुले ऊपर तैरने लगे। उसने उन्हें उठा लिया। वायु बल तारांकन 36। इंटरमीडिएट स्टेज पवन प्रतिभा 5। डार्क विंड बुलेट तारांकन 1। डार्क फोर्स तारांकन 8। वांग तेंग आश्चर्यचकित था। लेई हुई ने कई अच्छी चीजें छोड़ दी थीं। उसने उसे डार्क फोर्स और विंड फोर्स की बहुत सारी खूबियां दी। वांग तेंग इन दोनों फोर्स के लिए 3 स्टार सैनिक स्तर पर था, इसलिए आगे बढ़ने से पहले उसे अभी भी एक दूरी तय करनी थी।
इसमें मध्यवर्ती स्तर की पवन प्रतिभा भी थी। वांग टेन के पास पहले से ही मध्यवर्ती चरण की पवन प्रतिभा थी, इसलिए मध्यवर्ती चरण की पवन प्रतिभा के 5 और अंक जोड़ने से कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन पवन बल के प्रति उसकी संवेदना अधिक संवेदनशील हो गई। मध्यवर्ती चरण पवन प्रतिभा 11/500। अंत में एक विशेष युद्ध तकनीक थी, डार्कविंड बुलेट। ये युद्ध तकनीक लेई हुई द्वारा इस्तेमाल किया गया आखिरी कौशल था। वह इसे अपने मुंह से उगलकर अपने प्रतिद्वंद्वी को आश्चर्यचकित करने में सक्षम था। यह उपयोग करने के लिए एक उत्कृष्ट कौशल था। अच्छी चीज। वांग टेंग ने अपनी ठोड़ी को छुआ। उसके होठों के कोने पर धीरे धीरे एक धूर्त मुस्कान उभरी। इस समय हाओ झेंगक्सिंग और अन्य लोग इकट्ठे हुए और जमीन पर लेई हुई की लाश को देखा। वे उत्सुक थे लेकिन डरे हुए भी थे। ये चीज बहुत अनोखी लग रही थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेई हुई खुद को इस तरह राक्षस में बदलने की अनुमति कैसे दे सकता था? वह कितना दृढ़ था। वे उसकी सत्ता की प्यास को नहीं समझ सके। आखिर यह क्या है? हाओ झेंगक्सिंग ने पूछा। युआन जिंग और बाकी लोगों ने वांग टेन की तरफ देखा। उन्हें उससे कुछ जवाब मिलने की उम्मीद थी। अंधेरा प्रेत, वांग टेन ने समझाया। चूंकि वे पहले ही एक से मिल चुके थे, इसलिए छिपाने की कोई बात नहीं थी। साथ ही उन्हें भविष्य में भी इसके बारे में जानना जरूरी था। उन्हें पहले ही समझा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वांग टेन ने कहा, अगर भविष्य में आपको कोई अकेला सांप मिले तो जितना हो सके भाग जाना। अगर आप उससे लड़ेंगे तो शायद आप मर ही जाएंगे। उन्होंने जल्दी से सिर हिलाया। आखिरकार उन्होंने अभी अभी इसे व्यक्तिगत रूप से देखा था। ये प्राणी तब भी नहीं मरा जब इसके दिल में चाकू घोंपा गया। आपको इसका सिर काटना पड़ा। इसे मारना आसान नहीं था। उनके पास वांग टेंगा जैसी क्षमता नहीं थी, इसलिए वे उसे आसानी से नहीं मार सकते थे। लेकिन यह अजीब है। मैं अतीत में एक और अंधेरे भूत से मिला था और जब मैंने उसके दिल पर वार किया तो वह मर गया। क्या लाइकेन अंधेरे भूत अलग हैं? वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। क्या इसके दिल में कुछ अजीब बात है? युआन जिंग ने सुझाव दिया। वांग टेंग ने सिर हिलाया। उसने अपना फोन निकाला और लाश को हटाने के लिए साउथ सिटी पुलिस को फोन किया। पुलिस वाले पहले से ही पास में ही इंतजार कर रहे थे। फोन आने पर वे तुरंत वहां पहुंचे। चीफ शिन खुद आए। जब उन्होंने ली हुई की लाश देखी तो वे सदमे में चिल्लाए, अंधेरा भूत। वांग टेन को आश्चर्य नहीं हुआ। उच्च अधिकारियों को शायद अंधेरे भूतों के बारे में पता था। क्या हुआ? चीफ शिन ने पूछा। बिल्कुल वैसा ही जैसा आप देख रहे हैं। ली हुई एक काले भूत में बदल गई, वांग टेन ने कहा। ये कमीना पागल है। क्या उसे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है? चीफ शिन ने गुस्से से कहा। चीफ शिन, इस मिशन की कठिनाई इसके मूल स्तर से अधिक हो गई है। क्या आपको हमारा इनाम नहीं बढ़ाना चाहिए? वांग टेंग ने पूछा। हाँ, मैं करूंगा। मैं इनाम को सही कठिनाई स्तर तक बढ़ा दूंगा। चीफ शिन ने तुरंत सिर हिलाया। वह मुस्कुराया और कहा, आप वास्तव में युवा और होनहार व्यक्ति हैं। आप इतनी कम उम्र में एक अंधेरे भूत को मारने में सक्षम हैं। आपका भविष्य उज्जवल है। हाओ झेंगक्सिंग और अन्य लोगों के चेहरे पर अजीब भाव थे। वांग टेन के मिशन का चुनाव अद्भुत था। दुर्घटनाएं हमेशा होती थीं और इनाम बढ़ता जाता था। उन्हें नहीं पता था कि यह अच्छी बात है या बुरी। यदि किसी सामान्य छात्र को इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़े तो उसे स्वयं की सुरक्षा करने में कठिनाई होगी, मिशन पूरा करना तो दूर की बात है। ओह हाँ, लेई हुई के बारे में कुछ अजीब बात है। मैंने अभी अभी उसके दिल पर वार किया लेकिन वह नहीं मरा। चीफ शिन, क्या तुम्हें कारण पता है? वांग टेंग ने पूछा। क्या? चीफ शिन अवाक रह गया। जवाब देने से पहले उसने सोचा, पुलिस को एक काले भूत की लाश की देखभाल करने का कोई अधिकार नहीं है। हमें इसे सेना को सौंपना होगा। मैं इस स्थिति की रिपोर्ट उन्हें दूंगा और एनाटॉमी के नतीजे आने के बाद आपको सूचित करूंगा। ठीक है, धन्यवाद, वांग टेंग ने कहा। इसके अलावा मुझे लगता है कि लेई हुई के पास डोंगहाई वापस आने का एक मकसद था। इसके अलावा हमें ये पता लगाना चाहिए कि उसने एक अंधेरे भूत में बदलने का तरीका कैसे अपनाया। चीफ शिन, आपको सेना को इसके बारे में सूचित करना चाहिए। ठीक है, चिंता मत करो। हम अंधेरे भूतों से निपटने में बहुत सावधान रहते हैं, चीफ शिन ने जवाब दिया। कितना अफसोस, कितना दुर्भाग्यपूर्ण। वांग टेंग और अन्य लोग मिशन को चीफ शिन को सौंपने के बाद वापस स्कूल चले गए।
वांग टेंग ने लेई हुई के साथ लड़ाई में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जब तक कि उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा। यहाँ तक कि जब हाओ झेंगक्सिंग और अन्य घायल हो गए तब भी वह नहीं हिला। युद्ध के दौरान हमेशा चोटें लगती रहती हैं। वांग टेंग उनकी जान तो बचा सकता था, लेकिन वह नानी की तरह उनकी रक्षा नहीं कर सकता था। इस प्रकार मिशन पूरा करने के बाद वे स्वास्थ्य लाभ के लिए स्कूल वापस चले गए। चीफ शिन का जवाब तुरंत आया। उन्होंने दोपहर में 200 स्कूल क्रेडिट और जोड़ दिए। वांग टेंग ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया। 200 स्कूल क्रेडिट पर्याप्त थे। जहां तक लेई हुई की हृदय संबंधी समस्या का सवाल है तो उन्हें भी जवाब मिल गया। लेई हुई के दिल की स्थिति एक सामान्य व्यक्ति से अलग थी। यह थोड़ा दाहिनी ओर था। यह कोई विशेष योग्यता नहीं थी क्योंकि वह एक काले भूत में बदल गया था। वांग टेंग ने यह सुनकर राहत की सांस ली। ये स्वर्ग विरोधी होगा यदि अंधेरे प्रेत उनके दिलों में छुरा घोंपने के बाद मर न सके। उन्हें केवल मामूली चोटें आईं, इसलिए वांग टेंग की टीम ने तुरंत दूसरा मिशन शुरू कर दिया। समय उड़ गया। पलक झपकते ही आधा महीना बीत गया। ध्यान रहे, जो छात्र हुआंगहाई सैन्य अकादमी में प्रवेश पाने में सफल हुए वे सभी उत्कृष्ट थे। हाओ झेंगक्सिंग और अन्य लोग जल्दी ही परिपक्व हो गए। उन्होंने नए लोगों के रूप में शुरुआत की थी, लेकिन अब वे अकेले ही अधिक कठिनाइयों के साथ कुछ 1 स्टार सैनिक स्तर के मिशनों को पूरा करने में सक्षम थे। उनकी मानसिकता में भी बदलाव आया। वे शांत और अधिक निर्णायक होते गए। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वे असली मार्शल योद्धाओं में बदल रहे थे। इस दिन वांग टेंग और अन्य लोग आराम करने के लिए स्कूल गए। अचानक उन्हें कुछ बुरी खबर सुनने को मिली। एक टीम के साथ कुछ घटित हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये बैटल क्लास 2 की टीम थी। 2 छात्रों की मौत हो गई और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। परिणाम दुखद था। प्रशिक्षकों ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि मिशन के दौरान लोग घायल होंगे और मरेंगे। छात्रों को भी यह बात समझ में आ गई थी, लेकिन ईमानदारी से कहें तो उनमें से कुछ को तब तक यकीन नहीं हुआ जब तक उन्होंने इसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव नहीं किया। इसलिए युद्ध वर्ग 2 की टीम कुछ सरल मिशन करने के बाद घमंडी हो गई और उसने अधिक कठिनाई वाले 2 स्टार सैनिक स्तर के मिशन को चुना। अंत में कुछ गलतियों के कारण परिणाम दुखद थे। हाँ, एक प्रशिक्षक उनकी रक्षा कर रहा था, लेकिन प्रशिक्षक सर्वशक्तिमान नहीं थे। छात्रों को बताया गया था कि मृत्यु दर तभी अधिक होगी जब वे यह मानसिकता रखेंगे कि उन्हें शुरू से ही सुरक्षा दी गई थी। किसी की मानसिकता मौलिक थी। उन्हें खुद पर भरोसा करना था। हालांकि छात्र इस बात से हैरान थे कि प्रशिक्षक छात्रों को बचाने में कामयाब नहीं हो पाया। अतीत में कुछ टीमों को उनके प्रशिक्षकों द्वारा बचाया गया था जब वे खतरों का सामना कर रहे थे। आप केवल इतना ही कह सकते हैं कि वे बदकिस्मत थे। एक बेहतरीन विश्वविद्यालय के छात्र जिनका भविष्य उज्जवल था, अपनी युवावस्था में ही मर गए। कितनी दुखद बात है, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लॉजिस्टिक्स बिल्डिंग में हर कोई इसी बारे में बात कर रहा था। कुछ टीमें उच्च कठिनाई स्तर वाले मिशन चुनने के लिए तैयार थीं, लेकिन जब उन्होंने ये खबर सुनी तो वे डर गईं। उन्होंने सुरक्षित खेलने का फैसला किया। जब ली वैंडोन दूसरे लोगों से जानकारी लेकर वापस आया तो उसका मूड थोड़ा उदास था। उसने कहा, बगल की क्लास में एक महिला और एक लड़का मर गया। हमने उन्हें पहले भी देखा है और हम उनसे काफी परिचित हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इस तरह मरेंगे। क्या आप इसका कारण जानते हैं? वांग टेंग ने पूछा। वे 2 सितारा जानवर की तलाश में गए थे। मिशन विवरण में दावा किया गया था कि केवल एक ही था, लेकिन 2 थे। वे गलती से दूसरे सितारा जानवर द्वारा घात लगाए गए, ली वैंडोन ने जवाब दिया। स्टार बीस्ट। कुछ स्टार बीस्ट से निपटना मार्शल योद्धाओं से भी ज्यादा मुश्किल होता है। इसके अलावा वे चतुर और चालाक होते हैं। ये लोग बहुत लापरवाह होते हैं। सिर्फ आधे महीने की ट्रेनिंग के बाद उन्हें इस मिशन को चुनने की हिम्मत कहां से मिली? हाओ झेंगक्सिंग ने कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन इससे ये भी साबित होता है कि मिशन का विवरण सटीक नहीं हो सकता है। दुर्घटनाएं हमेशा हो सकती हैं, युआन जिंग ने विश्लेषण किया। ये सही है। हमारे द्वारा चुने गए 2 मिशनों के दौरान दुर्घटनाएं भी हुई। अगर हमारे नेता न होते तो हम अपने सहपाठियों के लिए शोक पार्टी बन जाते, हाओ झेंगक्सिंग ने आशंकाओं के साथ कहा। ली वैंडोन ने कहा, चलिए अब इस बारे में बात नहीं करते। भविष्य में मिशन चुनते समय हमें ज्यादा सावधान रहना चाहिए और उनका अंत उनके जैसा नहीं होना चाहिए। 2 दिन बाद डोंगहाई के किनारे के पास एक पहाड़ में
हाओ झेंगक्सिंग ने अपनी छड़ी से एक भेड़िया सितारा जानवर की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। उसने उसकी जान ले ली जबकि वह दर्द से चीख रहा था। स्टार बीस्ट से निपटना वाकई मुश्किल है। छात्र जोर जोर से सांस ले रहे थे और उनके शरीर पर जगह जगह चोटें थीं। कुछ घावों से खून बह रहा था और उनके कपड़े भीग रहे थे। दर्द से उनके दांत बाहर निकल रहे थे। उन्होंने गुस्से और कड़वाहट से वान टेन को देखा। जैसे ही उसने सुना कि किसी की मौत स्टार जानवरों के हाथों हुई है, वान टेन ने सिटी प्रोटेक्शन ब्यूरो से एक स्टार जानवर शिकार मिशन स्वीकार कर लिया। क्या उन्हें इस तरह से प्रताड़ित करना जरूरी था? हालांकि वान टेन ये सब उनके लिए कर रहा था, फिर भी यह क्रूर था। उसने उन्हें प्रतिक्रिया करने का कोई समय भी नहीं दिया। वान टेन ने उनकी बात अनसुनी कर दी। उसने सामने खड़े स्टार बीस्ट द्वारा गिराए गए 2 विशेषता बुलबुले उठा लिए। लकड़ी बल तारांकन 20, रिक्त विशेषता तारांकन 14। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही लकड़ी का बल उसके बल नाभिक में विलीन हुआ, वान टेंग अचानक कांप उठा। लकड़ी तत्व 4 सितारा सैनिक स्तर संपन्न। लकड़ी बल 12/2000 फोर्थ सितारा। वान टेंग ने मुस्कुराते हुए अपने साथियों से कहा, चलो चले। हमें जल्दी से वापस लौटना है और तुम्हारे घावों का इलाज करना है। तुम्हारा लगभग सारा खून बह चुका है। हाओ झेंगक्सिंग और अन्य लोगों ने अपना सिर नीचे किया और नीचे देखा। जमीन पर वाकई खून का एक तालाब था। उन्हें चक्कर आ गया और वे रोने लगे, आह, मैं मरने वाला हूँ। जल्दी करो, हमें वापस जाना होगा। वान टेंग ने अवाक होकर अपना सिर हिलाया। वान टेंग के जाने के बाद लियू फैंग दृश्य में दिखाई दिया। उसने भौहें सिकोड़ते हुए खुद से कहा, पृथ्वी पर हर जगह अधिक से अधिक तारा जानवर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि अंधेरे भूतों के निशान भी अधिक बार दिखाई देने लगे हैं। हर कोई छोटी छोटी हरकतें करने लगा है। मुश्किल समय। 1 और सप्ताह बीत गया। वान टेन की टीम ने 3 और मिशन पूरे कर लिए थे। वे सभी काफी कठिन थे और उनकी पूर्णता का स्तर उच्च था। जैसे जैसे मिशन आगे बढ़े, ज्यादातर काम हाओ झेंगक्सिंग और टीम के अन्य 6 सदस्यों ने किया। वान टेन केवल अंत में दिखाई दिए और ज्यादातर समय कुछ नहीं किया। इससे लियू फैंग बहुत हैरान हुए। पहले तो उसे हाओ झेंगक्सिंग और दूसरे छात्रों से बहुत उम्मीदें नहीं थीं। आखिरकार ये टीम कक्षा में सबसे कमजोर थी। वान टेन को अंदर रखना उनकी क्षमता को मानकीकृत करने के लिए था। वान टेंग मजबूत था, लेकिन प्रशिक्षकों को विश्वास नहीं था कि वह इस टीम को महान ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। ये काफी अच्छा होगा यदि उनकी स्कूल क्रेडिट अन्य फ्रेशमैन टीमों के औसत थे। दुर्भाग्य से प्रशिक्षक गलत थे। वान टेंग इस नौसिखिया टीम को शीर्ष पर ले जाने में कामयाब रहे। लियू फैंग को तो यहां तक लगता है कि वान टेंग की टीम अक्षमता के मामले में शीर्ष 3 में आ सकती है। बेशक वान टेंग अपवाद थे। अगर वे उन्हें शामिल करते तो उनकी टीम निस्संदेह नंबर 1 होती। रात के समय एक अंधेरी गली में एक व्यक्ति आगे की ओर से भाग रहा था और उसके पीछे 3 लोग थे। भागो मत, किसी ने चिल्लाया। बेशक जितना अधिक वह चिल्लाता, सामने वाला व्यक्ति उतनी ही तेजी से भागता। लेकिन जब वह चौराहे से गुजर रहा था तो एक काली आकृति अचानक गली से बाहर निकली। टकराना। एक हल्की सी आवाज के साथ वह व्यक्ति जमीन पर गिर पड़ा। वह वहीं बेहोश हो गया। तुम्हें भागने के लिए किसने कहा? बाकी लोग इकट्ठे हो गए। चांदनी उन पर चमक रही थी, जिससे उनके चेहरे दिखाई दे रहे थे। वे हाओ झेंगक्सिंग और उसके दोस्त थे। नेता का तरीका वाकई उपयोगी है। क्या हम एक स्टार सैनिक स्तर के शीर्ष मार्शल योद्धा पर घात लगाने में कामयाब रहे? हाओ झेंगक्सिंग ने अविश्वास में कहा। चेन यांग फिर से घमंडी हो गया। वह फिर से उदास हो गया। अंधेरी और छोटी गली में कुछ आकृतियां एक बेहोश व्यक्ति को घेरे हुए थीं और धीमी आवाज में टिप्पणी कर रही थीं। वे कभी कभी हंसते भी थे। पूरा दृश्य भयावह लग रहा था। लोग सोच सकते हैं कि यह कुछ विकृत लोगों का समूह है जो कुछ घृणित योजना बना रहा है। पर्याप्त। वान टेंग ने अवाक होकर उनकी ओर देखा। ये तो बस एक छोटी सी चाल थी। क्या उन्हें इतना बड़ा हंगामा खड़ा करना था? हटो हटो, मुझे कुछ करने दो। उसने हाथ हिलाकर दूसरों को दूर जाने को कहा। फिर उसने ईंट निकाली और बेहोश व्यक्ति के सिर पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। हाओ झेंगक्सिंग और अन्य लोगों को अपने चेहरे पर तनाव महसूस हुआ। ये युवक बहुत निर्दयी था। उन्होंने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे के चेहरे पर एक ही विचार देखा।
क्या उनके नेता का दिमाग विकृत था? कुछ क्षण बाद वांग टेंग ने अपना सिर उठाया। वह प्रसन्न और तरोताजा दिख रहा था। उन्हें आत्मा गुण के 8 अंक प्राप्त हुए थे। हाओ झेंगक्सिंग और अन्य लोग उसकी ओर नहीं देख रहे थे, ऐसा दिखावा कर रहे थे जैसे कि वे कुछ भी नहीं देख रहे हों। मुझे इस तरह के मैल से नफरत है, वांग टेंग ने खुद से कहा, जैसे कि वह अपने कार्यों की व्याख्या कर रहा हो। हाओ झेंगक्सिंग और बाकी लोगों ने उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। वे सभी अपने दिल में हंस रहे थे। तुम उन लोगों को भी मारते हो जो बदमाश नहीं हैं। चलो चलें, यह आखिरी मिशन है। हम कल अपने स्कोर की गणना करेंगे, वांग टेंग ने कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। हे, मुझे आश्चर्य है कि हम किस रैंक पर हैं, हाओ झेंगक्सिंग ने उत्साह से कहा। हमारे स्कूल का क्रेडिट इतना कम नहीं होना चाहिए। लियू फेंग अंधेरे से बाहर निकल आया और उनकी आवाजें धीरे धीरे धीमी पड़ने लगी। उसके होठों के कोने फड़कते हुए उसने कहा, तुम्हारे स्कूल क्रेडिट असाधारण रूप से उच्च है। अगले दिन सभी नए खिलाड़ी एक बार फिर स्टेडियम में एकत्र हुए। पूरा मैदान चर्चाओं की आवाज से भर गया। उसे 1 महीने के बपतिस्मा के बाद हर कोई बदल गया था। वास्तविक युद्ध अभियानों से गुजरने के बाद उनमें से अधिकांश ने कुछ लोगों की जान ले ली थी। इसलिए उनके आभामंडल में बदलाव स्पष्ट था। वे पहले की तरह कोमल नहीं थे, बल्कि अधिक परिपक्व हो रहे थे। बेशक कुछ लोग अहंकारी हो गए। क्या आप जानते हैं कि हमारी टीम 2 स्टार सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा की तलाश में गई थी? ये बहुत खतरनाक था। सौभाग्य से हमारे नेता ने आखिरी क्षण में स्थिति को बदलने में कामयाबी हासिल की और खुद को घायल करके लक्ष्य को मार डाला। एक छात्र उत्साह से बात कर रहा था। आपकी टीम ने 2 स्टार सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा कार्य को लेने की हिम्मत की। हमने केवल 1 स्टार सैनिक स्तर के शीर्ष मार्शल योद्धा मिशन लिए, किसी और ने कहा। ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। चेन यांग ने अपना हाथ हिलाया और विनम्र होने का नाटक किया। हालांकि उसके होठों के किनारे की मुस्कान ने उसकी खुशी को उजागर कर दिया। नेता, विनम्र मत बनो। हमारी टीम आपकी वजह से इतने सारे स्कूल क्रेडिट प्राप्त करने में सक्षम है। छात्र ने चेन यांग को खुश करना जारी रखा। लो प्रोफाइल रखो, लो प्रोफाइल। चेन यांग मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। अरे, वांग टेंग और उनकी टीम वापस आ गई है, किसी ने अचानक चिल्लाया। वांग टेंग की टीम के सदस्य सबसे कमजोर हैं। मुझे आश्चर्य है कि उन्हें कितने स्कूल क्रेडिट मिले होंगे। बहुत ज्यादा नहीं, है ना? बाकी तो बस बोझ हैं। ये तो चमत्कार ही है कि वे जीवित वापस आने में कामयाब हो गए। स्टेडियम में वांग टेंग की टीम पर एक छोटी सी चर्चा शुरू हुई। चेन यांग ने मुस्कुराते हुए कहा, वांग टेंग, देखते हैं कि किसके स्कूल क्रेडिट ज्यादा है। हारने वाला। एड्स बाय पब फ्यूचर। नहीं, वांग टेंग ने हाथ हिलाकर सीधे उत्तर दिया। चेन यांग, अरे यार, क्या तुम मुझे अपना वाक्य पूरा करने दोगे? तुम मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे स्कूल के क्रेडिट बहुत कम है ना? तुमने शायद अपना महीना बर्बाद कर दिया। चेन यांग ने मजाक उड़ाया। हाओ झेंगक्सिंग और अन्य लोगों ने उसे गुस्से से देखा। क्या यह आदमी सोचता था कि वह अद्भुत है? वह बिना किसी कारण के उनका मजाक क्यों उड़ा रहा था? हाँ, समय बर्बाद करना अच्छा लगता है। वांग टेंग उदासीन रहा और उसने आलस से उत्तर दिया। ... चेन यांग को अपनी ही बात पर घुटन महसूस हुई। इस आदमी की टिप्पणियां हमेशा चौंकाने वाली होती थीं। क्या अनोखा होना मजेदार था। चेन यांग, तुमने कहा था कि तुम अतीत में हमारे नेता को चुनौती देना चाहते थे, लेकिन तुम उनसे लड़ने की हिम्मत भी नहीं कर पाए। अब तुम हमारा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? ली वेंडोंग ने कहा। जब मैं साधना कर रहा था तो मुझे एक समस्या हुई थी। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि मैं उससे लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया था। वांग टेंग, क्यों न हम लड़ाई के लिए कोई समय तय कर लें? चेन यांग की अभिव्यक्ति जम गई और वह अजीब तरह से हंसा। वांग टेंग ने अपना सिर झुकाकर उसकी ओर देखा। फिर वह मुस्कुराया और बोला, ठीक है। चेन यांग की निगाहें जम गईं। कब? मुझे यह मत बताना कि यह 1 महीने बाद है, वांग टेंग ने कहा। हाँ, 1 महीना शायद काफी न हो। तुम्हें शायद 1 साल तक इंतजार करना पड़े, हाओ झेंगक्सिंग ने हंसते हुए कहा। चेन यांग का चेहरा बदसूरत हो गया। उसने हाओ झेंगक्सिंग को ठंडी निगाहों से देखा और कहा, कल कैसा रहेगा? कल आराम का दिन है। ठीक है, वांग टेंग ने सिर हिलाया। चेन यांग ने इसके बाद कुछ नहीं कहा। वह नाक भान सिकोड़कर अपने साथियों के साथ जाने के लिए मुड़ा। एड्स बाय पब फ्यूचर।
भाई टेंग, क्या वह व्यक्ति आपको फिर से चुनौती देने की योजना बना रहा है? हो पिंगलियांग ने आगे बढ़कर पूछा। हाँ, अब शायद उसने अपनी साधना समस्या हल कर ली होगी, वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हो पिंगलियांग ने कहा, कौन इस बकवास पर यकीन करता है? चेन यांग को शायद लगा होगा कि उसकी क्षमता में जबरदस्त वृद्धि हुई है और वह थोड़ा अति आत्मविश्वासी हो गया है। मुझे लगता है कि वह बेवकूफ नहीं है। वह 2 स्टार जानवर को मारने में सक्षम है, इसलिए वह 2 स्टार सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा बन सकता है। लू शू ने अपना सिर हिलाया और कहा। वह हो पिंगलियांग के साथ एक ही टीम में था। भले ही वह 2 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा हो, फिर भी अंतर बहुत बड़ा है। बेली किनफेग ने वांग टेंग की ओर देखा। सिर यहाँ है, सोंग शुहांग अचानक चिल्लाया। सभी प्रमुख एक साथ आ गए थे। उन्होंने सभी को अपनी टीमों में खड़े होने के लिए कहा। इससे पहले कि टोन हु खड़ा हुआ और बोला, आज वास्तविक युद्ध मिशन समाप्त हो गए हैं। दुर्भाग्य से हमारे 2 छात्र हमें हमेशा के लिए छोड़ गए हैं। माहौल थोड़ा भारी हो गया। यही बात मैंने तुम्हें शुरू में याद दिलाई थी। एक मार्शल योद्धा के रूप में तुम्हें हमेशा मौत का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैंने जो कहा है उसे मैं नहीं दोहराऊंगा। आप पहले ही इसे व्यक्तिगत रूप से महसूस कर चुके होंगे। भविष्य में जब आप अकेले मिशन पर जाएंगे तो यह और भी मुश्किल होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपना ख्याल रख पाएंगे। अब मैं समग्र क्रेडिट रैंकिंग की घोषणा करूंगा। नवंबर LBJNN। टोंग हु ने अपने हाथ में लंबी सूची देखी और खांसते हुए कहा, ये थोड़ी लंबी है। जब मैं इसे बाद में नोटिस बोर्ड पर चिपकाऊंगा तब आप इसे देख सकते हैं। मैं अभी शीर्ष 3 टीमों की घोषणा करूंगा। हर कोई अवाक रह गया। हेड टोंग हु एक लापरवाह व्यक्ति था। तीसरे स्थान पर बैटल क्लास 1 से चेन यांग की टीम है। उनके पास कुल 1220 कुल क्रेडिट है। क्या हमारी टीम सिर्फ तीसरे स्थान पर है? चेन यांग के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सका। टोंग हु ने उसकी तरफ देखा और उसे जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। उसने आगे कहा, दूसरे नंबर पर हमारे पास बैटल क्लास 1 से हो पिंगलियांग की टीम है। उनके पास 1360 स्कूल क्रेडिट है। हमसे 140 क्रेडिट ज्यादा। चेन यांग उदास हो गया। वे सभी बैटल क्लास 1 से क्यों हैं? अन्य कक्षाओं के छात्र एक दूसरे की ओर देखने लगे। सबसे पहले हमारे पास बैटल क्लास 1 से वांग टेंग की टीम है। टोंग हु ने कुछ देर रुकने के बाद कहा, उनके पास 2300 स्कूल क्रेडिट है। फिर से युद्ध वर्ग 1। हे भगवान, 2300 स्कूल क्रेडिट। वांग टेंग की टीम ने कौन से मिशन किए? उनके क्रेडिट इतने ज्यादा क्यों हैं? सभी लोग हैरान थे। उन्होंने वांग टेंग की टीम की ओर देखा। ये कैसे संभव है? चेन यांग का चेहरा पीला पड़ गया। वांग टेंग की टीम के पास उससे 1080 ज्यादा क्रेडिट थे। उसने उनसे लड़ने के बारे में क्यों सोचा? आइवरी टॉवर से बाहर जब वांग टेंग की टीम के स्कूल क्रेडिट की घोषणा हुई तो सभी लोग चौंक गए, खासकर तब जब वे दूसरी टीम से लगभग 1000 अंक से आगे निकल गए। शुरुआत में सभी को लगा कि वांग टेंग टीम का सही तरीके से नेतृत्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि कमजोर छात्र उनके लिए बोझ बन जाएंगे। इसलिए भले ही उनकी टीम अंतिम स्थान पर न रही हो, लेकिन उनका स्कोर ज्यादा नहीं होगा। टीम में एक मजबूत व्यक्ति का मतलब यह नहीं था कि टीम मजबूत होगी। हालांकि वांग टेंग उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा मजबूत थे। वे अपनी टीम को शीर्ष पर ले जाने में सक्षम थे, चाहे टीम कितनी भी कमजोर क्यों न हो। एक और बात थी जिसे वे स्वीकार नहीं कर सके। शीर्ष 3 टीमें बैटल क्लास 1 से थीं। जब हेड टोंग ने तीसरे और दूसरे स्थान की घोषणा की तो वे अभी भी सोच रहे थे कि क्या अन्य लोग पहला स्थान प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि जब शीर्ष स्थान का खुलासा हुआ तो यह अभी भी युद्ध वर्ग 1 से था। अन्य वर्गों के प्रशिक्षकों को शर्मिंदगी महसूस हुई। जब उन्होंने अपने छात्रों की ओर देखा तो उनकी आंखों में एक खतरनाक चमक दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि वे उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दे रहे थे। दूसरी ओर बैटल क्लास 1 के प्रशिक्षकों के चेहरे पर मुस्कान थी। इससे पहले कि दूसरे प्रशिक्षक कुछ कह पाते, वे मुस्कुराए और अपने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद धन्यवाद। अन्य प्रशिक्षकों के चेहरे पर भाव और भी खराब हो गए। बैटल क्लास 1 के अलावा अन्य छात्रों को भी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। क्या सर्दी आ चुकी थी? क्या तापमान गिर गया था? परिणाम घोषित होने के बाद प्रधानाचार्य चले गए। प्रशिक्षकों ने कुछ देर तक छात्रों से बात की और चले गए। ये सप्ताहांत था।
छात्रों को अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले 2 दिन आराम करने का मौका मिला। एड्स बाय पब फ्यूचर। स्टेडियम में छात्र मिशन के बारे में बात कर रहे थे। वे छोटे छोटे समूहों में चले गए। चेन यांग भीड़ के बीच छिप गया, चुपके से निकल जाना चाहता था। चेन यांग, कल की हमारी लड़ाई को याद रखना, वान टेंग ने उसकी पीठ पर चिल्लाया। चेन यांग लड़खड़ा गया। उसने अजीब तरह से अपना सिर घुमाया और शर्मिंदगी से कहा, वान टेंग, मुझे लगता है कि मैं पिछली बार लगी चोट से पूरी तरह ठीक नहीं हुआ हूँ। मुझे फिर से असहज महसूस हो रहा है। क्यों न हम किसी और बार लड़ें? आप बहुत खुश लग रहे हैं। आपको कोई परेशानी नहीं है? वान टेंग ने उदासीनता से कहा। आह, मेरी छाती में दर्द हो रहा है। चेन यांग ने अपनी छाती को जोर से पकड़ लिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने खून की उल्टी की। वान टेंग। आसपास के लोग दंग रह गए। क्या हो रहा था? वान टेंग, देखो, मेरी चोट फिर से उभर आई है। चलो फिर से लड़ते हैं, चेन यांग ने दयनीय रूप से कहा। वान टेंग का चेहरा अजीब था। वह हंसी और आंसू के बीच फंसा हुआ था और उसने हाथ हिलाते हुए कहा, आगे बढ़ो। मुझे फिर से चुनौती देने से पहले अच्छी तरह सोच लो। चेन यांग भाग गया। वह बहुत शर्मिंदा था और उसका चेहरा जल रहा था। उसे लड़ने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वह प्रताड़ित भी नहीं होना चाहता था। जब उसने वान टेंग की टीम के स्कूल क्रेडिट सुने तो वह अपनी स्तब्धता से जाग उठा। उसका अहंकार तुरंत फूट पड़ा। वान टेंग को लोगों के सिर पर वार करना बहुत पसंद था। वह बेवकूफ नहीं था। जब उसे पता था कि वह जीत नहीं सकता तो वह उससे नहीं लड़ता था। जहां तक उसके गौरव की बात है, तो उसे और भी अधिक अपमानित महसूस होगा यदि उसे सुअर के सिर में बदल दिया जाए। चेन यांग के चले जाने पर सभी लोग जोर से हंसने लगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। कुछ भ्रमित छात्र भी ये सुनकर हंसने लगे कि क्या हुआ। चेन यांग बहुत मजेदार था। उसने वान टेंग को 2 बार चुनौती दी और 2 बार भाग गया। वह खुद को अपमानित करता रहा। कुछ बेचैन छात्र जो वान टेंग को चुनौती देना चाहते थे, उन्होंने चेन यांग की दुर्दशा देखने के बाद इस विचार को त्याग दिया। उनके बीच का अंतर अभी भी बहुत बड़ा था। आंतरिक सहमति के बाद टीम ने तय किया कि वान टेंग को कुल जमा स्कूल क्रेडिट का 30% हिस्सा दिया जाएगा। बाकी 70% अन्य छात्रों में बराबर बांटा जाएगा। किसी को नहीं लगा कि वान टेंग ने बहुत ज्यादा लिया। इसके बजाय उन्हें लगा कि उसने बहुत कम लिया। मिशन के दौरान वह बहुत महत्वपूर्ण था। वान टेंग के बिना उन्हें 300 स्कूल क्रेडिट भी नहीं मिलते। इसके अलावा उनके वास्तविक युद्ध कौशल में भी बहुत सुधार हुआ था। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे स्कूल क्रेडिट का उपयोग करके मापा जा सके। हालांकि वान टेंग ने इससे ज्यादा नहीं मांगा। ये प्रतिशत काफी अच्छा था। महीने के दूसरे हिस्से में ज्यादातर मिशन उसके साथियों ने पूरे किए। वह सिर्फ विशेषताएं चुनने का प्रभारी था। हाओ झेंगक्सिंग और बाकी लोगों को नहीं पता था कि वे उसके लिए मुफ्त श्रम उपलब्ध कराते हैं। यह एक जीत वाली स्थिति थी। स्कूल क्रेडिट प्राप्त करने के बाद हाओ झेंगक्सिंग और अन्य लोगों ने उधार लिए गए क्रेडिट वान टेंग को वापस कर दिए। टीम का मिशन सफलतापूर्वक समाप्त हो गया। इसलिए अस्थायी टीम तितर बितर हो गई। अगले कुछ दिनों में स्कूल में सामान्य पढ़ाई फिर से शुरू हो गई। हालांकि सभी को जल्दी ही एहसास हो गया कि सैद्धांतिक पढ़ाई कम थी। छात्रों को ज्यादा खाली समय दिया गया ताकि वे अपनी साधना की व्यवस्था कर सकें। वान टेंग विशेषताओं को चुनने में व्यस्त थे। साथ ही उन्होंने अपने गुरु डैन ताइक्सुआन के निर्देशानुसार स्कूल के शीर्ष 100 छात्रों को चुनौती देना जारी रखा। हालांकि शीर्ष पर रहने वाले वरिष्ठ छात्र अक्सर स्कूल में नहीं होते थे, खासकर शीर्ष 10 छात्र। उनमें से कोई भी स्कूल में नहीं था, इसलिए वान टेंग उन्हें नहीं ढूंढ पाया। उसके पास अपनी चुनौतियों को रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आज वान टेंग वास्तविक युद्ध प्रशिक्षण भवन में विशेषताओं को उठा रहा था जब उसका जलबल अचानक 4 सितारा सैनिक स्तर पर पहुंच गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। जलबल 3/2000 4 सितारा। बस यही है, मेरे सभी 5 तत्व 4 सितारा सैनिक स्तर पर पहुंच गए हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह। वान टेंग मुस्कुराया। फिर उसने तुरंत भौहें सिकोड़ ली। अगर मैं स्कूल में विशेषताएं चुनना जारी रखता हूं तो उन्नयन की गति धीमी हो रही है। वान टेंग ने विचार करना शुरू किया। स्कूल में ज्यादातर मजबूत छात्र बाहर मिशन कर रहे थे या यात्रा करते समय साधना कर रहे थे। आप उन्हें सार्वजनिक क्षेत्रों में नहीं देख पाएंगे। स्कूल में आमतौर पर दिखने वाले छात्र बहुत मजबूत नहीं थे, इसलिए उनके द्वारा छोड़े गए गुण ज्यादा नहीं थे।
वांग टेन के लिए ये बेहद अपर्याप्त था। मैं अब स्कूल के टॉप 10 छात्रों जितना ही मजबूत हूँ। मैं स्कूल में अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। अब हाथी दांत के टॉवर से बाहर निकलने का समय आ गया है। प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग टेन ने मन ही मन सोचा। वह अपने प्रशिक्षक को ढूंढने आया और उसे अपनी योजना बताई। आप एक लंबी छुट्टी लेना चाहते हैं? लियू फेंग ने आश्चर्य से वांग टेन को देखा। हाँ, वांग टेन ने निर्णायक रूप से उत्तर दिया। उसने इस बारे में ध्यान से सोचा था। क्यों? लियू फेंग ने पूछा। मेरी योग्यता। वांग टेन ने अपना वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन लियू फेंग समझ गया। ये सच था कि वांग टेन की योग्यता दूसरे नए छात्रों के समान स्तर की नहीं थी। अगर वे उसे जबरदस्ती अपने साथ रखते तो यह वांग टेन की साधना के लिए नुकसानदेह होता। आपके सैद्धांतिक ज्ञान के बारे में क्या? लियू फेंग ने झिझकते हुए पूछा। मैं सेमेस्टर के अंत में परीक्षा दूंगा। उस समय मुझे संतोषजनक अंक मिलेंगे, वांग टेन ने वादा किया। लियू फेंग अभी भी दुविधा में था। उसने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस पर फैसला नहीं कर सकता। मेरे पीछे आओ और मुखिया से मिलो, देखते हैं कि वह क्या कहता है। वांग टेन और लियू फेंग टोनहू के कार्यालय में आए। वे एक दूसरे को कुछ पल तक घूरते रहे, फिर टोनहू वांग टेन को राष्ट्रपति पेंग युवानशान के कार्यालय में ले गए। ठीक है, मैं समझ गया। वांग टेन रुक सकते हैं। हेड टोंग और प्रशिक्षक लियू, आप पहले वापस जा सकते हैं, पेंग युवानशान ने शांति से कहा। हाँ। उन दोनों के चले जाने के बाद पेंग युवानशान ने वांग टेन की ओर देखा और मुस्कुराया। मुझे पता था कि तुम एक दिन यह अनुरोध करोगे। सभी उत्कृष्ट छात्र अकेले अभिनय करना पसंद करते हैं। तुम कोई अपवाद नहीं हो। अध्याय 270 प्रस्थान और यात्रा। राष्ट्रपति जी, यह अकेले काम करने की बात नहीं है। इस समय मेरे पास ये निर्णय लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, वांग टेन ने असहाय भाव से कहा। तुम सही हो, पेंग युवानशान ने सिर हिलाया। तुम्हारी योग्यता के आधार पर तुम्हें अन्य नए छात्रों के साथ रखना अनुचित है। वांग टेन ने कहा, ये निष्पक्षता की बात नहीं है। हर किसी का अपना रास्ता होता है। ये सिर्फ मेरी पसंद है। मैं आपका अनुरोध स्वीकार करूंगा। पेंग युवानशान ने कुछ और नहीं कहा। वह सहमत हो गया। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। वांग टेन आभारी थे। हर स्कूल के अपने नियम थे। खास तौर पर हुआंग हाई मिलिट्री अकादमी में नियम ज्यादा सख्त थे। नए छात्रों को बिना किसी कारण के स्कूल छोड़ने की अनुमति नहीं थी। हालांकि पेंग युवानशान ने उनके लिए एक अपवाद बनाया था। मुझे इतनी जल्दी धन्यवाद मत दो। मैं तुम्हें एक लंबी छुट्टी लेने की अनुमति दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे कुछ वादे करने होंगे, पेंग युवानशान ने कहा। कह दो ना। मुझे परवाह नहीं है कि आप कैसे पढ़ते हैं। सेमेस्टर फाइनल में आपको अपने सभी पाठ्यक्रमों के लिए उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने होंगे। आपको 5 स्टार सैनिक स्तर तक भी पहुंचना होगा, पेंग युवानशान ने कहा। कोई समस्या नहीं, वांग टेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति जताई। पेंग युवानशान को शायद ये पता नहीं था कि ये सब उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। उसे अपने सिद्धांत पाठ्यक्रमों के लिए विशेषताओं को चुनने में केवल कुछ समय बिताने की आवश्यकता होगी। तब तक उसके लिए असफल होना मुश्किल होगा। 5 सितारा सैनिक स्तर तक पहुंचने के लिए वह केवल एक स्तर दूर था। सेमेस्टर परीक्षा तक अभी भी काफी समय था। वह निश्चित रूप से उस तक पहुंचने में सक्षम होगा। ये बहुत तेज जवाब था। ऐसा लगता है कि आप वाकई आश्वस्त हैं। क्या मेरा अनुरोध थोड़ा कम है? पेंग युवानशान ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे लगता है कि यह पर्याप्त है। हमें अन्य छात्रों को मेरे साथ आगे निकलने के लिए कुछ जगह देने की आवश्यकता है। अगर मैं बहुत आगे निकल गया तो वे खुद को हीन महसूस करेंगे, वांग टेन ने बेशर्मी से जवाब दिया। तुम छोटे बदमाश हो। पेंग युवानशान ने अपनी तर्जनी से उसकी ओर इशारा किया। फिर उसने अपना सिर हिलाया और हंसा। तुम्हारी क्या योजना है? वांग टेन ने जवाब दिया, मैं जिंगबू महाद्वीप जाऊंगा। मैंने यही अनुमान लगाया था। पेंग युवानशान ने सुझाव देने से पहले सोचा, जब आप जिंगबू महाद्वीप पर जाएं, तो सिर्फ स्टार बीस्ट को मारने और मिशन करने के बारे में न सोचें। वहां आप बहुत सी चीजें सीख सकते हैं। जहां तक मुझे पता है, कुछ लोग स्थानीय लोगों का भेष बनाकर वहां के लोगों में घुल मिल जाते हैं। वे जिंगबू महाद्वीप में घूमकर अपना ज्ञान और बुद्धिमत्ता हासिल करते हैं। आपको बहुत से लाभ होंगे। तुम ऐसा कर सकते हो, वांग टेन ने अपनी आंखें चौड़ी करके कहा। आपको क्या लगता है कि हमने शुरुआत में उनके साथ कैसे बातचीत की? पेंग युवानशान ने अर्थपूर्ण ढंग से पूछा।
मैं समझ गया। वांग टेंग ने अपनी थोड़ी को छुआ। उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। हम उनकी संस्कृति में विलीन हो गए और उनका ज्ञान चुरा लिया। हमने अपने बीच की खाई को कम कर दिया। जब तक वे प्रतिक्रिया करते, हम पहले से ही उनसे समान स्तर पर बात कर सकते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। पेंग युवानशान ने कहा, हमारे पास अपना फायदा है और उनके पास अपना फायदा है। हमारे हित और लक्ष्य समान है, इसलिए हम इस तथाकथित शांति को बनाए रख सकते हैं। क्या ये काले भूतों के कारण है? वांग टेंग ने पूछा। नहीं, वास्तव में, पेंग युवानशान ने बोलना बंद कर दिया। तुम मुझे फिर से लटका कर छोड़ रहे हो। वांग टेंग अवाक रह गया। जब उसने देखा कि राष्ट्रपति का आगे बोलने का कोई इरादा नहीं है, तो उसने विषय बदल दिया। क्या जिंगबू महाद्वीप के मार्शल योद्धा यह नहीं बता सकते कि हम भेष बदल कर आए हैं? जब तक आप किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिलते जिसके पास मजबूत आध्यात्मिक शक्ति हो, तब तक उन्हें कुछ भी गलत नहीं लगेगा। पेंग युवानशान ने कहा, बेशक अगर आपके पास अपने आध्यात्मिक निशान को छिपाने का कोई तरीका है तो यह कोई समस्या नहीं होगी। आध्यात्मिक चिन्ह। ये पहली बार था जब वांग टेंग ने इस वाक्यांश के बारे में सुना था। वह उत्सुक था। क्या आप जानते हैं कि जिंगबू महाद्वीप के लोग आयामी दरारों से क्यों नहीं गुजर पाते हैं? पेंग युवानशान ने पूछा। क्या यह आध्यात्मिक निशान के कारण हो सकता है? वांग टेंग ने उत्तर दिया। हाँ, हमारे शोध के आधार पर हर दुनिया का अपना एक चिन्ह होता है। उस दुनिया के सभी स्थानीय लोगों के पास ये चिन्ह होता है। यह उनकी आत्मा में होता है, पेंग युवानशान ने समझाया। यही कारण है कि मजबूत आध्यात्मिक शक्ति वाले लोग आध्यात्मिक चिन्हों में अंतर बता सकते हैं। वांग टेंग ने बातचीत को आगे बढ़ाया। ये सही है। पेंग युवानशान ने सिर हिलाया। NOWELLBEIN.CO। फिर हम आयामी दरारों से क्यों गुजर सकते हैं? ये वांग टेंग का सबसे बड़ा सवाल था। इसका कोई मतलब नहीं था। पेंग युवानशान ने कहा, ये विश्व को पीछे धकेलने से संबंधित है। क्या आप ये कह रहे हैं कि हमारी दुनिया उन्हें दूर भगाती है, लेकिन उनकी दुनिया हमें दूर नहीं भगाती? वांग टेंग अवाक रह गया। क्या अलग अलग दुनियाओं का अपना विवेक था? क्या चीजें इससे भी ज्यादा भयावह हो सकती हैं? तुम ऐसा कह सकते हो। पेंग युवानशान को लगा कि उसने बहुत ज्यादा बोल दिया है, इसलिए उसने हाथ हिलाया और वांग टेंग को जाने के लिए कहा। ठीक है, जब तुम्हें पता चल जाएगा तब तुम्हें पता चल जाएगा। अभी इतने सारे सवाल पूछने का कोई फायदा नहीं है। चले जाओ, चले जाओ। मुझे परेशान मत करो। रुको, तुम मुझे लटका कर नहीं छोड़ सकते। ये बहुत असहज है। वांग टेंग को बहुत निराशा हुई। हालांकि पेंग युवानशान ने फिर भी उसे दफ्तर से बाहर निकाल दिया। एक दिन बाद वांग टेंग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली। उसने अपने परिवार को सूचित किया और उन्हें चिंता न करने के लिए कहा। उसने लिन चुहान को फोन करके उसे अपना शेड्यूल भी बताया, ताकि अगर वह उसे न ढूंढ पाए तो उसे चिंता न हो। फिर वह आयामी दरार से गुजरा और पृथ्वी छोड़ दी। योन सिटी। वांग टेंग ने जिंगबू महाद्वीप के कुछ परिधान खरीदे। यहाँ के परिधान काफी पुराने थे। यहाँ के मनुष्य पृथ्वी के मनुष्यों के समान थे। यहाँ गोरी और पीली त्वचा वाले दोनों तरह के मनुष्य थे। उनके परिधान भी अलग अलग थे। ये पूर्वी और पश्चिमी संस्कृति के बीच के अंतर जैसा था। वांग टेंग एक पीली त्वचा वाला इंसान था। जब उसने प्राचीन दिखने वाला परिधान पहना तो उसकी आभा पूरी तरह बदल गई। उसने एक अद्भुत पोशाक पहनी थी और अपने हथियार वाहक ताबूत को अपनी पीठ के पीछे रखा था। वह मुक्केबाजी की दुनिया में यात्रा करने वाले एक सुंदर युवा मास्टर की तरह था। वह प्रभावशाली, लापरवाह और करिश्माई था। एड्स बाय पब फ्यूचर। सुंदर चेहरे वाला व्यक्ति जो भी पहने उसमें अच्छा लगेगा। वांग टेंग ने शीशे की तरफ देखा और अपना सिर हिलाया। उसे निराशा महसूस हुई। मुझे आश्चर्य है कि कितनी मासूम युवतियां मुझसे मोहित होंगी। अपने कपड़े लेने के बाद वांग टेंग योन सिटी में फोर्स फ्लोटिंग एयरशिप ट्रांसफर स्टेशन पर पहुंचा। वह दूसरे शहरों में जाने वाला था जहां जिंगबू महाद्वीप के स्थानीय लोग इकट्ठे थे। ट्रांसफर स्टेशन लोगों से खचाखच भरा हुआ था। आप कई अलग अलग जातियों के लोगों को अपने सामान के बैग के साथ भागते हुए देख सकते थे, जो अपनी फोर्स फ्लोटिंग एयरशिप का पीछा कर रहे थे। हर जगह चीखें सुनाई दे रही थीं, जिससे माहौल शोरगुल से भर गया था। टिकट काउंटर पर मौजूद व्यक्ति से पूछने पर वांग टेंग को पता चला कि सबसे नजदीकी शहर यांग सिटी है। उसने उसे ही अपना पहला गंतव्य बनाने का फैसला किया। कृपया मुझे यांग सिटी का टिकट दे दीजिए, वांग टेंग ने काउंटर पर खड़ी खूबसूरत महिला से कहा।
काउंटर पर बैठी महिला ने वांग टेन के चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखें हल्की चमक उठी और उसने कहा, ठीक है, कृपया एक पल रुकिए। वांग टेन के भुगतान करने के बाद उसने जल्दी से उसे खिड़की से एक टिकट थमा दिया। यांग सिटी की ओर जाने वाला फोर्स फ्लोटिंग एयरशिप रवाना होने वाला है। यांग सिटी की ओर जाने वाला फोर्स फ्लोटिंग एयरशिप रवाना होने वाला है। जो यात्री अभी तक एयरशिप में सवार नहीं हुए हैं, कृपया जल्द से जल्द उसमें सवार हो जाएं। प्रसारण प्रणाली से एक घोषणा गूंजी। वांग टेन ने अपनी गति बढ़ा दी और अंततः उस फ्लोटिंग एयरशिप को पकड़ने में कामयाब हो गया जो उड़ान भरने ही वाला था। जल्दी से अंदर आ जाओ। अगर तुम थोड़ी देर से आते तो तुम्हें 3 घंटे और इंतजार करना पड़ता, टिकट अधिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद। वांग टेन ने अधिकारी को धन्यवाद दिया और फोर्स फ्लोटिंग एयरशिप में कदम रखा। रुको। तभी पीछे से एक आवाज आई। वांग टेन ने पीछे देखा। करीब 17 साल की 2 युवतियां बेतहाशा भागती हुई आ रही थीं। ऐसा लगता है कि मैं अकेला भाग्यशाली व्यक्ति नहीं हूं। वांग टेन मुस्कुराया। उसने दोनों महिलाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फोर्स फ्लोटिंग एयरशिप में चढ़ गया। उसने एक कोने वाली सीट ढूंढी और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद फोर्स फ्लोटिंग एयरशिप थोड़ा कांपने लगा और आसमान में ऊपर उठ गया। वांग टेन ने खिड़की से बाहर देखा। इमारत और नीचे के इंसान छोटे होते जा रहे थे। अंत में वे छोटे छोटे बिंदुओं में बदल गए। किंगक्सन, यहाँ खाली सीटें हैं, एक आवाज ने उसकी सोच को तोड़ा। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेन ने मुड़कर देखा कि पहले वाली 2 महिलाएं वहां आ रही हैं। नमस्ते, हमें कोई खाली सीट नहीं मिल रही। क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं? दोनों महिलाएं उसकी उम्र की ही लग रही थीं और वे बहुत सुंदर थीं, खासकर वह महिला जो बोल रही थी। उसने एक लंबी काली पोशाक पहनी थी और उसका आभामंडल सुरुचिपूर्ण और महान था। जरूर, वांग टेन ने सिर हिलाकर जवाब दिया। धन्यवाद। फेई किंगक्सन ने उसे धन्यवाद दिया। आपका स्वागत है। वैसे भी यहाँ कोई नहीं बैठा था, वांग टेन ने कहा। तुम बुरे आदमी हो, तुम हमारी किंगक्सन को घूरते रहते हो। उसके बगल में बैठी दूसरी महिला ने अचानक वांग टेन की ओर आंखें घुमाई। वांग टेन अंडरस्को। क्या किसी सुंदर लड़की को देखकर उसकी तारीफ करना सामान्य बात नहीं थी? वह बुरा आदमी क्यों था? कियाओ, फेई किंगक्सन ने अपनी सहेली को डांटा। उसने मुड़कर वांग टेन से कहा, उसकी बकवास मत सुनो। मेरा नाम फेई किंगक्सन है। यह मेन कियाओ है। तुम क्या हो? आप दोनों न केवल सुंदर हैं, बल्कि आपके नाम भी अच्छे हैं। वांग टेन मुस्कुराया और कहा, मैं वांग टेन हूँ। मेन कियाओ ने कहा, तुम्हारा नाम किसी अच्छे व्यक्ति के नाम जैसा नहीं लगता। उसे वांग टेन पसंद नहीं था। वांग टेन, मेरी सबसे अच्छी दोस्त की जुबान बहुत तीखी है। उसे नजरअंदाज करो। फेई किंगक्सन ने अजीब तरह से मुस्कुराया। क्या तुम दूसरे शहर से आए हो? क्या तुम दूसरी दुनिया द्वारा बनाए गए इस शहर को देखने आए हो? दूसरी दुनिया, वांग टेन ने मन ही मन सोचा। अतीत में वे हमेशा जिंगबू महाद्वीप को दूसरी दुनिया के रूप में संदर्भित करते थे। ये पहली बार था जब उसने किसी को पृथ्वी को दूसरी दुनिया कहते हुए सुना। उसे यह अजीब लगा, लेकिन उसने फिर भी सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि मैं उत्सुक था। क्या आप यांग सिटी के स्थानीय निवासी हैं? हाँ, हम चुपके से बाहर निकल गए। फेई किंगक्सन ने अपनी जीभ बाहर निकाली। उसने पूछा, तुम्हारे बारे में क्या? तुम कहाँ से हो? मैं दूसरे प्रांत से हूँ। मैं जिंगबू महाद्वीप की यात्रा कर रहा हूँ और यांग शहर जाने की तैयारी कर रहा हूँ। वांग टेन ने पहले ही अपना बहाना सोच लिया था। जिंगबू महाद्वीप में 5 मुख्य प्रांत थे और उनमें से हर एक बहुत बड़ा था। अगर वह दावा करता कि वह किसी दूर के प्रांत से है, तो कोई भी कुछ भी नहीं ढूंढ पाएगा। आप बहुत मजबूत होंगे क्योंकि आप इतनी कम उम्र में जिंगबू महाद्वीप की यात्रा करने में सक्षम हैं। फेई किंगक्सन ने प्रशंसा में कहा। टस्क किंगक्सन, उसके बहकावे में मत आना। देखो वह कितना साफ सुथरा है। वह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं दिखता जो लंबे समय से यात्रा कर रहा हो। मुझे लगता है कि वह एक झूठा व्यक्ति है जो युवतियों को ठगने में माहिर है। मेन कियाओ फिर से उसका पर्दाफाश करने आए। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह क्या सोचता है। मैं नहा नहीं सकता। वांग टेन अवाक रह गया। हम कौन जानता है कि तुम सच बोल रहे हो या नहीं। तुम अच्छे इंसान नहीं दिखते। तुम एक सुंदर लड़के की तरह दिखते हो। तुम जरूर कमजोर हो, मेन कियाओ ने उपहास किया। कियाओ, ये बहुत ज्यादा है।
फेई किंडक्सन ने वांग तेन की ओर माफी मांगते हुए मुस्कुराया। उसने जल्दी से मेन कियाओ को दूर खींच लिया। तुम्हें क्या हो गया है? तुम उसे क्यों निशाना बना रही हो? मैं उसे निशाना नहीं बना रहा हूँ। वह सिर्फ संदिग्ध है। किंडक्सन, मैंने तुम्हारे भाई से वादा किया था कि मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। मैं तुम्हें उन बेवकूफ लोगों के हाथों बेवकूफ नहीं बनने दे सकता, मेन कियाओ ने कहा। फाफट, बेवकूफ लोगों से मूर्ख बनने का क्या मतलब है? क्या मैं बेवकूफ हूँ? फेई किंडक्सन ने डांटा। मुझे कैसे पता चलेगा? जब आपने उसे देखा तो आपकी आंखों में बहुत सुंदर शब्द लगभग लिखे हुए थे, मेन कियाओ ने तिरस्कार के साथ कहा। मैंने नहीं किया। फेई किंडक्सन तुरंत शर्मा गई।